नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख उपन्यास के विषय में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं की उपन्यास पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड जो उनकी उपन्यास है वो 90 पृष्ठों का छोटा उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के ही पलटू बाबू रोड कस्बे की कहानी कही गई है। कहानी देश के स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस शासन आरंभिक दिनों की है। कस्बा नया बसा है। कस्बे का नाम पलटू बाबू के नाम से रखा गया है। पलटू बाबू कभी पनार नदी के बैरगाछी घाट के ठेकेदार के चौकीदार हुआ करते थे। तब वे पलटू बाबू नहीं पलटू सिंह थे। करने का अर्थ है, जब वो चौकीदार थे तब वे पलटू सिंह के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर काम करते करते उनकी देहांत हो जाता है तो वे पलटू बाबू हो जाते हैं। किंतु वे अब कस्बे की पूरी ज़िंदगी के लिए नियंत्रक हैं। कहने का मतलब है, अब वहीं पर हमेशा के लिए वो नियंत्रक या फिर रक्षक के तौर पर रखे गए हैं। कहानी के केंद्र में राय परिवार है। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी इम्पोर्टेंट है। राय परिवार के पूर्व पुरुष कमल बाबू ओवरसियर थे। बैरगाछी को सिविल डिवीज़न शहर बनाने की योजना के तहत नए साहबों को वे आए थे। पलटू बाबू ने उनसे मित्रता की। उन्हीं की कृपा से पलटू सिंह पलटू बाबू बने। कहने का मतलब है कि उन्हीं के दया दृष्टि से उनको वहाँ में नौकरी या चौकीदार का काम मिला था। कहता है कि कमल बाबू के 3 पुत्र थे। कितने? 3 पुत्र थे। सबसे बड़े विमलेंदु राय वकील थे। मंझले निर्मेंदलु राय को शराब की लत थी। वे कम उम्र में ही संसार छोड़ गए। सबसे छोटे अमलेंदु राय का नाम आता है, जो पढ़ने में मन नहीं लगता। पलटू बाबू के साथ रहकर उन्होंने मछली फंसाना और शतरंज खेलना सीखा और उन्हीं के संरक्षण में बड़े हुए। उन्हीं के नाम के वजन पर उन्हें पलटू बाबू कहा जाने लगा। उनके छोटे बेटे लट्टू बाबू की अब परिवार के मुखिया हैं, मतलब अब मुखिया बन गए हैं। परिवार में लट्टू बाबू के अतिरिक्त उनकी पत्नी, एक पुत्र सत्यव्रत उर्फ फैला, 2 पुत्रियां रमा और कला, उनके बड़े भाई विमलेंदु राय की पुत्री बिजली और मंझले भाई का पुत्र परतोष उर्फ घंटा, मतलब ये उनके राय परिवार के सदस्य हैं, तथा पुत्री छवि रहती है। पूरे परिवार पर पलटू बाबू का असाधारण प्रभाव पड़ता है। वे परिवार के गुरु दादू हैं। उन्हीं के बदौलत लट्टू बाबू राय एंड ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर बैरगाछी कंपनी के मालिक हैं। मतलब उनके दादाजी ने जो दबदबा बना के रखा था, उसी के बलबूते लट्टू बाबू को भी काम मिलता है और अभी भी दबदबा बनाए रखा है उस एरिया में। वे परिवार की लक्ष्मी हैं। पलटू बाबू पूरे कस्बे की ज़िंदगी के नियंत्रक हैं। इलाके का नामी डकैत उनका चेला, मशहूर पहलवान उनका शिष्य, मशहूर अमीर उनका मित्र है। अब वे 85 वर्ष के हैं। उन्होंने पूरे कस्बे को बसते देखा है। फरमान नदी के 12 घाटों के ठेकेदारी की है और 15 साल तक इलाके के मशहूर लोगों के बरसात के दिनों में इस पार से उस पार तक पहुंचाया है। कहने का मतलब है, हर परिस्थिति को उस क्षेत्र का भली भांति जान और समझ चुके थे। कस्बे में राय परिवार बदनाम है। कमल बाबू के वकील छोटे विमलेंदु राय ने कुनौली राज्य का वकील बनने के लिए अपनी सती पत्नी को राज्य के जनरल मैनेजर को सौंप दिया था। वर्तमान गृहस्वामी की समृद्धि भी परिवार की लड़कियों के देह पुष्प अर्पण पर ही टिकी है। पलटू बाबू तो फूल बागान के पुराने भौरा हैं। उनके अतिरिक्त कस्बे के सबसे बड़े सेठ छोगमल
जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मुरली मनोहर मेहता हैं, जो कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। भगवानपुर और शक्ति, भगवानपुर कस्बे के महाजन हीरालाल के छोटे गोधन आदि जिस किसी ने राय परिवार को समृद्धि और शक्ति दी, उसने राय परिवार की छोकरियों को रौंदा है। कस्बे की कहानी राय परिवार में ही सिमट कर नहीं रह जाती। इसके विस्तार में भोला शाही बाबू का परिवार भी आता है, मतलब केवल राय परिवार इसमें नहीं आता है, भोला का परिवार भी उसमें शामिल रहता है। भोला शाही बाबू बैरगाछी कस्बे के फौजदारी नामी वकील हैं। उनकी 33 बेटियां हैं। कुतला, उन पर भगवानपुर के ही हीरालाल महाजन का कर्ज है। कर्ज कुतला से बड़ी 3 बेटियों के विवाह में लेना पड़ा था। हीरालाल महाजन का बेटा गोधन बैरगाछी हाई स्कूल में पढ़ता है। वह कुंतल कुमारी की देह छूकर उस क्षणिक स्पर्श सुख के बदले 30,000 कर्ज की डिग्री के सारे कागजात उसे लौटा देता है। यही नहीं, उसके साथ 10 भर सोने की हस्ती भी उसे सौंप देता है। हीरालाल इस आघात को सह नहीं पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। कुंतला अपने बड़े भाई के पास कलकत्ता चली जाती है। उसके प्रेम में दीवाना गोधन कलकत्ता चला जाता है, किंतु स्टेशन पर उसका सब कुछ लूट जाता है और वह निराश होकर लौट आता है। हताश और निराश गोधन शराब और वेश्या की शरण ले लेता है। कुतला कलकत्ते से वकालत पास करके लौट आती है। उसका इरादा बैरगाछी में वकालत करने का है। कुंतला अभी भी गोधन को चाहती है। वह अनुभव करती है कि उसके कारण ही गोधन पथभ्रष्ट हुआ है और वह उससे एक बार मिलने का प्रयत्न करती है, किंतु असफल उसमें रहती है। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं, जो पूरा पलटू बाबू रोड राय परिवार है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के समस्याओं से उलझे हुए रहते हैं। कोई शराब की लत में, कोई परिवार के, कोई प्रेम के। इस पलटू बाबू जो प्रत्येक व्यक्ति को शतरंज का मोहरा समझते हैं, जो आज तक किसी से पराजित नहीं हुए, जिन्होंने नारी का स्पर्श सुख भी एक सीमा से आगे नहीं चाहा, जिन पर आंखों तो नहीं उठी किंतु उंगलियां नहीं उठी, किंतु आंखें तो उठी किंतु उनके आगे उंगलियां नहीं उठी, वे कुंतला को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने उसे पाने का निश्चय किया। वे उसे मुहर्री बने, उसे वकालत के पेशे में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कुंतला ने अनुभव किया कि उसे सबने ठगा है। बाप ने, भाई ने, समाज ने, राय परिवार की छोकरियों ने, सब ने मिलकर उसे प्रवंचित किया है। वह प्रतिहिंसा की आग में जलने लगी। कौन? कुंतल। सबसे अधिक आक्रोश उसे राय परिवार के प्रति है। इस परिवार की छोकरी छवि ने तो गोधन को उससे छीना है। वह पलटू बाबू को राय परिवार से छीनने का निर्णय लेती है। इसके बाद कई घटनाएं साथ साथ घटित होती है। पलटू बाबू की सलाह पर सोशलिस्ट पार्टी का नेता हो जाता है। कौन? पलटू बाबू सोशलिस्ट पार्टी का नेता हो जाता है। कुंतला को पहला मुकदमा भी वही देता है। वकालतनामे पर दस्तखत करने के लिए कुंतला को एक कीमती कलम भी भेंट करता है। कुंतला का कोर्ट में जाने का पहला दिन उत्सव का रूप ले लेता है। राय परिवार की गृहस्वामिनी काकीमा और बिजली कांग्रेस कमेटी की गाड़ी से मुबारकबाद देने आती है। कुंतला थोड़ी नर्वस होती है और वह गोधन से पूछना चाहती है, यह सब क्या है? उसी समय से उसे छवि की याद आती है। वह वकालतनामे पर दस्तखत कर देती है। पलटू बाबू कुंतला के रूप, गुण और योग्यता पर मुग्ध है। उसकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। क्रमशः उसके निकट होते जाते हैं। वे उससे विवाह का प्रस्ताव करते हैं। कुंतला राजी हो जाती है। 85 वर्ष के पलटू बाबू दूल्हा बनते हैं। देखिए, 85 वर्ष के पलटू बाबू दूल्हा बनते हैं। अपनी सारी संपत्ति कुंतला के नाम कर देते हैं और दूसरे दिन शादी की रजिस्ट्री होती है। 11 बजे रात तक पलटू बाबू के घर भोज चलता है। 1:30 बजे रात पलटू बाबू
वासर घर से प्रवेश करते हैं। बिजली शंख ध्वनि करती है। वासर घर में ही सहसा पलटू बाबू की मृत्यु हो जाती है। सुबह पुलिस लाश पर कब्जा कर लेती है। कुंतला को जवाब देना होगा। पलटू बाबू का मृत्यु बड़े नाटकीय ढंग से हुई है। कुंतला शकुंतल खो देती है। कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी था पलटू बाबू रोड की, जो प्रमुख घटनाओं समाज की एक विभिन्न समस्याओं को दिखाते हुए इस कहानी को दिखाया गया है। परीक्षा की दृष्टि से हम देख सकते हैं इसके प्रमुख पात्र और इसका मुख्य बिंदु है समस्याओं से समाधान, और उसी को खोजते खोजते सभी और समस्याओं में पड़ जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अब इनकी अगला उपन्यास है जुलूस, जिसका प्रकाशन 1965 में होता है। रेणु का चौथा उपन्यास है जुलूस। इसमें पूर्वी पाकिस्तान के से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में से होकर आए हुए हिंदू शरणार्थी के दारुण कथा कही गई है। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय है कि पाकिस्तान से वापस जो विस्थापित होकर आते हैं बिहार में और पूर्णिया जिले में बसते हैं, और हिंदू शरणार्थी दारुण कथा का उसकी दर्दनाक कथा इसमें कहा गया है। इन शरणार्थियों को सरकार ने पूर्णिया जिले के गौड़ियर गांव के समीप नबी नगर में बसाया। ये सब इम्पोर्टेंट है। नबी नगर में बसाया। शरणार्थी इसे नोबी नगर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस उपन्यास में नोबी नगर कथा का वर्णन है, तो जुलूस में। और गांव वाले पाकिस्तानी टोला पूर्वी पाकिस्तान के जिले मेमन सिंह गांव जुम्मापुर से भागाकर नवीनगर के आने में शरणार्थियों को 14 वर्ष लग गए थे। वे मालदा, कटिहार, पटना, बेतिया आदि कैंपों से होते हुए यहाँ आए। घृणा, हिंसा और सांप्रदायिकता की आग में अपना सर्वस्व स्वाहा करके आने वाले इन शरणार्थियों को के सामने आवास और भोजन की समस्या ही नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक अनुकूल की विषय समस्या भी है। शरणार्थियों की मानसिकता गरणियों गांव वालों से सर्वथा भिन्न है। आक्रांत और विस्थापित होने के कारण उनमें असुरक्षा का भाव भी बना हुआ है। वे पदे पदे अपने को अपमानित अनुभव करते हैं। कहने का मतलब है इतना दिन के वापस आने के बाद उनको अपने लिए कुछ भी व्यवस्थित नहीं लगता है, न धर्म, कर्म, खान पान, रहन सहन, और खुद को अकेलापन या अपमानित समझते हैं। शरणार्थियों में एकमात्र सुशिक्षित और संस्कृत ब्राह्मण कन्या पवित्रता है। पवित्रता को सभी दीदी ठाकुरन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पात्र हैं। दीदी ठाकुरन कहते हैं पवित्र मन वचन कर्म से पवित्र हैं। पवित्र क्या कहता है? पवित्र मन वचन और कर्म से पवित्र हैं। उसकी निजी कथा अत्यंत करुण है। वह जुम्मापुर गांव के हिंदू जमींदार काशीनाथ चटर्जी की पुत्री है। उसे माँ का प्यार कभी नहीं मिला। पिता उसे बेहद प्यार करते हैं। मुसलमान जमींदार कादिर का बेटा कासिम पवित्रता को हर कीमत पर पाना चाहता है। पवित्रा की मंगनी विनोद के साथ हो चुकी है। किसके साथ? विनोद के साथ। कासिम उसे अपने मार्ग का कांटा समझता है। देश का विभाजन होने पर पूर्वी बंगाल भी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया। इसका लाभ उठाकर कासिम विनोद की धोखे से हत्या कर देती है और मुसलमानों का एक बड़ा जत्था लेकर जुम्मापुर पर आक्रमण कर देता है। पवित्रा का सारा परिवार मारा जाता है। उस आक्रमण में उसकी नौकरानी गिरीवाला दासी उसके साथ छाया की भांति आज तक बनी हुई है। दीदी ठाकुरन अर्थात पवित्रता डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी कमेटी की एकमात्र महिला सदस्य है। नबी नगर के सभी लोग उसकी सम्मान करते हैं। वह भी सबका ध्यान रखती है। वह चाहती है कि नबी नगर का बंगाली समाज गुड़ियर गांव के लोगों को संपर्क बढ़ाए। वह सभी को समझाती है कि जुम्मापुर और नबी नगर एक ही है। वह पूर्णिया जिले के लोगों से रोटी बेटी का संबंध भी बनाना चाहती है।
उसके दिव्य व्यक्तित्व का प्रभाव ग्वालियर गांव के लोगों पर पड़ता है। ग्वालियर गांव का सबसे संपन्न और सबसे खूंखार व्यक्तित्व तालेवर गौड़ी उससे इतना प्रभावित होता है कि उसे अपने बेटी मान लेता है। उसे उसके संकेत पर बड़ा से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाता है। पवित्रा जब पहली बार डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी कमेटी में भाग लेने के लिए पूर्णिया कोर्ट गई थी तो उसके स्टेशन पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो हूबहू विनोद जैसा था। उसका कलेजा धड़क उठने पर उठा। पूछने पर उसे बताया कि विनोद नहीं, नरेश वर्मा है, पटना के प्रसिद्ध अंग्रेजी साप्ताहिक इंकलाब का प्रतिनिधि। नरेश वर्मा औरों के लिए नरेश वर्मा भले हो, पवित्रा के लिए वह उसका कल्पना पुरुष विनोद मुखर्जी ही है। उसके करीब आती गई। नबीनगर के बंगाली समाज को पवित्र का नरेश वर्मा के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं आया। उसको लोग बदनाम करने लगे। डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी कमेटी में उसके विरुद्ध दरख्वास्तें पड़ने लगी। उसके पर आरोप लगाए गए वह कॉलोनी के बाहर लोगों से हेलमेल बढ़ाती है, कॉलोनी के स्कूल में कॉलोनी के बाहर हर बच्चे की भर्ती करवाती है। कॉलोनी के योगेश दास की लड़की संध्या की शादी एक हिंदुस्तानी हरिप्रसाद यादव से करवाने के पर तुली हुई है और गांव वालों के साथ रोटी बेटी के संबंध जरूरी बताती है। पवित्रता इस आरोपों का कोई उत्तर नहीं देती। वह कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा देती है। उसका विरोध इस सीमा तक बढ़ जाता है कि कॉलोनी के फेरी लगाने वाले लड़के तय कर लेते हैं कि कालाचंद उसकी माँ है और पवित्रा कॉलोनी में से निकालकर उसे पानी पिएंगे। पवित्रता अपने को नितांत अकेले अनुभव करने लगती है। रात में सबके सो जाने के बाद वह हिचकियाँ लेकर रोने लगती है। इस समय भीषण तूफान आता है। आश्विन महीने में काल वैसाखी ग्वालियर गांव की 3/4 छप्पर उड़ जाते हैं और 15 आदमी मर जाते हैं। ओले और पत्थर की मार से धान और पाट की सारी फसल नष्ट हो जाती है। गांव में खोज खबर लेने के लिए सबसे पहले अखबार वाले आते हैं, फिर दरोगा साहब आते हैं। वे घायलों को अरियार अस्पताल भेजने की व्यवस्था करते हैं। इस अवसर पर नरेश वर्मा भी आता है और नरेश वर्मा पवित्रता का विनोद पवित्रता अनुभव करती है कि कोई देवदूत आया है। कहने का मतलब है वो जो नरेश वर्मा था वो बिल्कुल विनोद की जैसे ही दिखाई देता था, इसलिए उसके पवित्रता का ध्यान या फिर अनुभव करती थी। नरेश वर्मा जानता है कि पिछले कई दिनों से पवित्रता कुछ नहीं खाया है। वह पवित्रता से कुछ खाने को मांगता है। काला चांद की माँ उसे चूड़ा भूंज कर देती है। क्वेश्चन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि क्या भूंज कर देती है? चूड़ा। वह पवित्रता से भी खाने का अनुरोध करता है। पवित्रता कहती है, नहीं विनोद, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। काला चांद की माँ ने भी उसे विनोद बाबू कहकर संबोधित करती है। वह वातावरण को हल्का करने के लिए पूछता है, अच्छा यह विनोद कौन था? काला चांद की माँ बताती है, विनोद बाबू से ही दीदी ठकुरन की मंगनी हो चुकी थी। नरेश वर्मा शीघ्र लौटने की बात कहकर चला जाता है। जिला मजिस्ट्रेट आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। कांग्रेस के नेता छोटन बाबू तलवेर गौड़ी से 1000 चंदा मांगते हैं। ना देने पर लाइसेंस कैंसिल कराने की धमकी देता है। तलेवर निश्चित करता है धमकी देकर उसे एक दमड़ी भी कोई नहीं ले सकता। उससे दरवाजे पर भूख से कातर लोगों की भीड़ लग जाती है। पवित्रता उसके सामने आंचल पर पसार कर हो जाती है। तालेवर अपनी बेटी की भिखारिणी के रूप में नहीं देख सकता और उसके आंचल में 5000 रुपये डाल देता है। नरेश वर्मा पूर्णिया सदर में पीड़ितों की सहायता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता है। घंगाड़ों का नाच दल उसका अपना दल है। घंगाड़ों को लेकर दिल्ली से रिपब्लिक डे शील्ड जीतकर ला चुका है। इस दल का रत्न है मोनिया। इस दल का रत्न कौन है? मोनिया। वह पंडित नेहरू के साथ फोटो खिंचवा चुकी है। पवित्र इस दल से परिचित है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में यही नाच दल मुख्य, इसमें पवित्रता भी शामिल है। वह झोली लेकर दर्शकों के भी मांग रही है। वह नया जीवन प्राप्त करती है। वह अनुभव करती है, मैं अकेली नहीं, मैं निसंग नहीं, मैं कहीं निर्जन में नहीं, मैं एक विशाल परिवार की मुख्य बेटी हूँ। उपन्यास का स्वर आशावादी है, जो कि पहले वो जो पवित्रता थी वो अकेली महसूस करती थी, लेकिन अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती है। पवित्रता का जीवन भर कर एकाकीपन दूर हो जाता है
उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। कॉलोनी और ग्वालियर गांव के लोगों की दूरी मिटती है। देवी आपदा की भीषण मार सबको एक साथ कर देती है। बेघर बार होकर भूखे से तड़पे लोगों के लिए वह फिर उठ खड़ी होती है। आंचल पसार कर सबके लिए भीख मांगती है। अब वह अकेली नहीं है, उसके साथ कॉलोनी की कीर्तन पार्टी। ग्वालियर गांव का सबसे ताकतवर और संपन्न व्यक्ति तालेश्वर गौड़ी है। धागड़ों का नाच दल। इलाके के सैकड़ों हजारों भूखे नंगे लोग हैं और उसके मन का मानुष खबर के लिए कागज का बाबू भी है। इस आशावादिता के साथ ही पूरे उपन्यास कुछ उभरे दबे दबाव तत्व और भी हैं जिनका महत्व और मूल्य कम नहीं है। उपन्यास में स्पष्ट करते हैं संकेत है कि नैतिक मर्यादाओं की जड़ें चाहे कितनी गहरी हो, आर्थिक दबाव और सत्ता का भय उन्हें शिथिल कर देती है। रेणु का हृदय परिवर्तन का सिद्धांत यहाँ भी जीवित है। पवित्रता का शुद्ध सात्विक व्यक्तित्व तालेवर पौड़ी जैसे अधम के भीतर देवता को यहाँ भी जगह देती है। वह उसे अपने बिटिया मान लेता है। रेणु कांग्रेस शासन से कभी भी संतुष्ट नहीं रहे। इस उपन्यास में भी वे लिखते हैं, देश में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ब्लॉक कम्युनिटी हॉल, वीडियो, CLDW, सोशल ऑर्गेनाइजर, MO, PO, बहुत सारे ओ वाले शब्दों का प्रचलन हो गया है। हर मैट्रिक फेल नौजवान राजनीति में दाखिल हो गया है। प्रत्येक मिडिल पास कंस्ट्रक्शन के सपने देखता है। सोते जागते उठते बैठते किसी कांग्रेसी पार्टी बाबू का गुणगान करता है। आम चुनाव सामने है, प्रत्येक खादीधारी उम्मीदवार है और टिकट की पैरवी के लिए देश के कोने कोने में पैतरे बांधे जा रहे हैं। कोई कहता है देश आगे बढ़ा है, कोई कहता है योजना पर पीछे घिसका हुआ दिखता है। नेहरू के प्रति उनका आदर भाव अभी भी बना हुआ है। वे अनुभव करते हैं नेहरू जी अकेले पढ़ते जा रहे हैं। उनके सभी पुराने और सभी साथी बहादुर कॉमरेड प्रस्थान कर रहे हैं। रोशनी अब भी बुझ रही है। एक एक कर बुझती हुई रोशनी के बीच पवित्रता का यह कहना, खोई हुई चीज़ों का उद्धार करना होगा। अपरिचय, अजनबीपन, उदासीनता, अकेलापन, आत्मकेंद्रित विक्षिन्नता को दूर करके भूले भटके लोगों को अपने लोगों के पास लौटाकर लाना होगा। मैं इस सत्ता को इस समाज के विलीन कर रही हूँ। लोकतंत्र सांस्कृतिक मूलक समाज के गठन है। उपन्यास के आशावादी स्वप्न दृष्टि का परिचायक है। तो ये जो उपन्यास हम सभी ने देखी, जुलूस, एक प्रकार से यहाँ पर एक आशावादी हम लोग कह सकते हैं। और इसका जो आगे परिचयात्मक देखने को मिलेगा वो भी रेणु की बहुत ही आशावादिता है। रेणु की उपन्यास एग्जाम की दृष्टि से सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग मुख्य रूप से इसकी मुख्य धारा को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। और इसी ध्यान को रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे कलंक मुक्ति। उसका दूसरा नाम है दीर्घ तपा, जिसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1972 ईस्वी में दीर्घ तपा, जिसका दूसरा नाम है कलंक मुक्ति। रेणु का ये लघु उपन्यास है। उनका इरादा पंचकन्या नाम से एक एल्बम नुमा उपन्यास लिखने का था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेणु की कौन सी उपन्यास पंचकन्या एल्बम नुमा उपन्यास लिखने का था? तो उत्तर में दीर्घ तपा या कलंक मुक्ति होगा। कन्याएं थी बेला गुप्त, यूथिका, फतिमा, सरस्वती देवी और ऐसा किन्हीं कारणों से यह उनका इरादा पूरा नहीं हुआ। वे बेला गुप्त पर ही एक लघु उपन्यास लिख पाए। इसी उपन्यास का नाम रखा है कलंक मुक्ति। उपन्यास बोकीपुर के वर्किंग विमेंस हॉस्टल को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके केंद्रीय पात्र है बेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेला दीर्घ तपा के प्रमुख पात्र हैं। केंद्रीय पात्र है बेला गुप्त। बेला गुप्त बोकीपुर की प्रख्यात समाज सेविका मिसेज रमला बनर्जी द्वारा संस्थापित विमेंस वेलफेयर बोर्ड के तत्वावधान में संचालित वर्किंग विमेंस हॉस्टल की अध्यक्षिका के रूप में कार्य करती है। वैसे वहाँ विमेंस वेलफेयर बॉडी की फील्ड ऑर्गेनाइजर मिसेज रमला बनर्जी की मृत्यु के बाद श्रीमती ज्योत्सना आनंद विमेंस वेलफेयर बोर्ड की सेक्रेटरी चुनी गई है। बेला गुप्त और ज्योत्सना आनंद दोनों का लंबा अतीत है। बेलापुर किशनगंज के इस्लामपुर गांव के व्यायाम शिक्षक की बेटी है।
बाके बिहारी उसके पिता का प्रिय छात्र रहा है। बाकी की बातों से प्रभावित होकर बेला उसके दोस्तों के साथ पॉकेट क्रांतिकारी दल में शामिल हो जाता है। फिर तो उसकी दुर्दशा का लंबा सिलसिला चलता है। स्वयं रेणु के शब्दों में, बाके बिहारी के दोस्तों के पॉकेट क्रांतिकारी दल की आवृत्त से उभरकर लहरों पर तैरती बनारस की गलियों और कालकोठरियों से निकलकर गंगा में पाप धोकर कलकत्ता के मातृ कल्याण संघ के किनारे लगी है। किनारे नहीं लगी, फिर जाल में फंसी निकली और युथिका के साथ 1940 में कलकत्ता से बांकीपुर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए आई थी। 1943 में फिर भावुकतावश कॉलेज के प्रिजनर वार्ड में इलाज के लिए एक देशभक्त रमाकांत से प्यार करने लगी। उसकी भावुकता फिर दुर्दशा का कारण बनती है। रमाकांत भागने की असफल कोशिश करता है। पुलिस बेला गुप्त पर संदेह करती है। बेला नर्जेंस क्वार्टर से निकाल दी जाती है। निष्कासन के विरोध में 4 और लड़कियां भी हॉस्टल छोड़ देती है। पांचों आकर मुनिया के खपरेल वाले घर में पनाह लेती है। मिसेज रमला बनर्जी उसे इस संकट से मुक्त कराती है और बेला को गुप्त विमेंस वेलफेयर बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन की नियुक्ति करती है। तब से आज तक इसी पद पर कार्य करती है। तो इस उपन्यास के माध्यम से बेला को हम लोग मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसके प्रमुख पात्र हैं बेला, युथिका, फतिमा, सरस्वती देवी और आयशा। ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्र के रूप में देखने को मिलती है। एग्जाम की दृष्टि से अगला इम्पोर्टेंट उपन्यास है कितने चौराहे। इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में होता है। कितने चौराहे का प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था। यह भी रेणु के लघु उपन्यास की परंपरा में आता है। रेणु रचनावली के संपादक भारत यायावर के अनुसार रेणु ने आज़ादी के लिए संघर्ष करने और अपना बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रखकर आज के किशोरों में देश प्रेम, सेवा भाव, त्याग आदि के आदर्शों को स्थापित करने के लिए इस उपन्यास की रचना की है। इसमें रेणु अपने जीवन के लिए कुछ घटनाएं भी आ गई हैं। तो देख रहे हैं कितने चौराहे यहाँ पर देश सेवा भाव से प्रेरित होकर ये कहानी या उपन्यास ये रची गई है। गांव का एक प्रतिभा छात्र मनमोहन अत्रिया कोई हाई स्कूल में पढ़ने जाता है। कोट हाई स्कूल में पढ़ने आता है। वह अपने पिता के मित्र मोरारी मामा के यहाँ ठहरता है। स्कूल में उसका परिचय प्रियव्रत नामक एक आदर्शवादी छात्र से होता है। प्रियव्रत हाई स्कूल का छात्र है। उसने एक और किशोर क्लब बनाया। प्रियव्रत सर्वप्रिय है, सभी उसे प्रियोदा कहते हैं। वह अपने क्लब के सदस्यों को लेकर स्थानीय सन्यासी आश्रम के लिए भिक्षाटन करता है। मनमोहन उसके क्लब में शामिल हो जाता है। मोहररी मामा की बेटी सरवतिया विधवा है। उसका पति सुंदर सहाय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए शहीद हो गया था। सरवतिया मनमोहन का मां का स्नेह देती है। राजनीतिक घटना तक चक्र तेजी से घूम रहा है। महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं। स्कूल में हड़ताल होती है। प्रियव्रत के किशोर क्लब के सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें बेंत की सजा होती है। छात्रों की सहानुभूति भी भीड़ जुट जाती है। मनमोहन को जब 5वां बेंत मारा जाता है, उसके दाहिने हाथ से खून बहने लगता है। भीड़ उसे कंधे पर उठा लेती है। वह हीरो बन जाता है। प्रियव्रत प्रियोदा के बाद वह किशोर क्लब का संचालक चुना जाता है। संन्यास आश्रम के बड़े महाराज उसे रोरी का टीका लगाते हैं। सन्यासी आश्रम में स्टूडेंट्स होम की व्यवस्था की जाती है। मनोहर मुरारी मामा का घर छोड़कर आश्रम में रहने लगता है। सरबतिया उदास हो जाती है। मनमोहन भिक्षाटन के लिए काली बाजार जाता है और काली बाजार के शशिभूषण बाबू होम्योपैथी के नामी डॉक्टर हैं। उनके जुड़वा बेटे दीपू और तपू मनमोहन के प्रशंसक और मित्र हैं। उनकी बड़ी दीदी की बेटी नीलिमा और भिक्षा लेकर आती है। मनमोहन उसे देखकर रह जाता है। साक्षात देवी दुर्गा है ना, साक्षात देवी दुर्गा। तो ये जो कितने चौराहे 1966 ईस्वी में जो उपन्यास रची गई है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इसके पात्र को ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें कहता है कि संन्यास आश्रम में मनमोहन को त्याग, सेवा, तप और सतिष्ठा की शिक्षा मिलती है। किसको? मनमोहन को। बड़े महाराज उसे समझाते हैं जीवन में कितने चौराहे आएंगे, उसे बिना अगल बगल देखे आगे बढ़ते जाना है। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आता है।
बड़े महाराज के साथ वह पीड़ितों की दिन रात सहायता करती है। इस बीच राष्ट्रीय मानस का झकझोर देने वाली कुछ और घटनाएं होती है। जेल 62 दिनों तक अनशन के बाद यतीन दास की मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह को फांसी दी जाती है। देश स्वतंत्र के मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। कितने चौराहे यही युवाओं का इस उपन्यास में दिया गया है कि प्रमुख की समाज में या जीवन में बहुत सारी राहें आएगी जिसमें हम सभी को आगे बढ़ते जाना है। रेणु की अगर प्रमुख कहानी या की बात करें तो उसमें लगभग 63 कहानी उनकी देखने को मिलती है या उपलब्ध है। बट बाबा की पहली कहानी मानी जाती है। उसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। उनकी अंतिम कहानी भित्ति चित्र की मयूरी उनकी अंतिम रचना है। यह 1972 में लिखी गई थी। उनके 3 कहानी संग्रह है। ठुमरी 1959 इम्पोर्टेंट है। ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967 मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अग्निखोर 1974 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जो ये कहानी संग्रह के रूप में ठहरती है। रेणु की कहानी अगर हम देखें तो तीसरी कसम, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया आदि ग्राम अंचल की ही है। टेबुल, आज़ादी, परिंदे, जलवा, लफड़ा, अग्निखोर आदि शहरी जीवन से जुड़ी कहानियों सहजता नहीं मिलती जो रेणु की कहानियों में देखने को मिलती है। और उनकी कहानियों में गांव के आम आदमी, किसान, बढ़ई, मिस्त्री, गाड़ीवान, पहलवान आदि हैं। गांव छोड़कर शहर जाने वाले युवक जैसे रेलगाड़ी साधारण कर्मचारी हैं, चोर, डाकू, बदमाश, पुलिस, दरोगा, योगी, सन्यासी, पंडा, पुरोहित, नृत्य, संगीत आदि उनके कहानियों में देखने को मिलती है। अब रेणु की कहानियों में उनकी आंचलिकता साफ साफ हमें दिखाई देती है। इसलिए फणीश्वनाथ रेणु को आंचलिकता में स्थान सर्वोपरि मिला है। तो ये था दोस्तों हम सभी का एग्जाम की दृष्टि से रेणु की प्रमुख रचनाएं और उनकी सारांश। अगर ये वीडियो आप सभी को लाभदायक पहुंचाती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।